नमस्कार। हाल ही में बांग्लादेश में हुई हिंसा पर एक वीडियो या कहिए एक कमेंट्री बहुत वायरल हुई। इसने एक जबरदस्त बहस को जन्म दिया। आज हम इसी के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी तीखी बातें क्यों कही गईं। चलिए शुरू करते हैं। और यही वो बयान है जिसने सबका ध्यान खींचा। ये एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली मांग है। इससे पता चलता है कि ये चर्चा कितनी गंभीर है। ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए एक जोरदार विस्फोटक पुकार है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इतने कठोर कदम उठाने का सुझाव क्यों देगा। इस पूरे विश्लेषण का मकसद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। हम परत दर परत उन वजहों को समझेंगे जिन्होंने इस सोच को जन्म दिया। तो सबसे पहले हमें उस घटना को समझना होगा जिसने इस पूरी बातचीत को शुरू किया। चलिए उस चिंगारी पर नजर डालते हैं जिसने इस आग को भड़काया। तो जो वक्ता हैं उनके मुताबिक जमीन पर जो हो रहा था वो बहुत ही भयानक था। उन्होंने लोगों को जिंदा जलाने, सड़कों पर घसीट-घसीट कर पीटने जैसी घटनाओं का जिक्र किया। खास तौर पर उन्होंने उस्मान हादी की मौत पर जोर दिया, जिन्हें वो एक भारत समर्थक आवाज मानते थे। यही वो तस्वीरें थीं जो उनके गुस्से का आधार बनी। अब इन घटनाओं को देखने के बाद वक्ता इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। उनके लिए असली समस्या कुछ और ही है। चलिए उनके डायग्नोसिस को समझते हैं। देखिए, ये स्लाइड उनके मुख्य तर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। उनका मानना है कि एक अकेला इंसान शायद किसी को मारने से हिचकिचाएगा, लेकिन वही इंसान जब एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो वो बिना सोचे समझे हिंसा पर उतर आता है। ये फर्क है एक व्यक्ति और एक भीड़ की मानसिकता का। और ये सीधा कोट उनके विचार को और भी पुख्ता करता है। उनके लिए दोष किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि उस सामूहिक मानसिकता का है जो एक भीड़ में पैदा होती है। और एक बात यहां पर और गौर करने वाली है, वक्ता इस सिद्धांत को सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं रखते। उनका तर्क है कि ये एक यूनिवर्सल सच है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी भीड़ इसी तरह से बर्ताव कर सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं उस समाधान पर जो वक्ता ने दिया, और जो सच कहें तो बहुत ज्यादा विवादास्पद है। वक्ता का जो गुस्सा है ना, वो खास तौर पर भारत सरकार की कथित निष्क्रियता पर है। वो कहते हैं कि भारत सिर्फ टुकुर टुकुर देख रहा है, जबकि उसे कुछ करना चाहिए। यही भावना उनकी तुरंत कार्रवाई की मांग को हवा देती है। तो अपने इस आक्रामक कार्रवाई की मांग को सही ठहराने के लिए वो दो बड़ी वजहें देते हैं। पहली, वो ऐतिहासिक अनुभव का हवाला देते हैं, और दूसरी, वो इसे हर देश के आत्मरक्षा के अधिकार से जोड़ते हैं, जिसमें दुश्मनों को खत्म करना भी शामिल है। अब अपने इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए वक्ता इतिहास का सहारा लेते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। वो 1971 का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुरंत हमला करना चाहती थी, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने रणनीतिक वजहों से इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने मॉनसून, बाढ़ और जमीन की हालत का हवाला दिया और हमले के लिए सर्दियों तक रुकने को कहा। तो इस पूरी कहानी से वक्ता जो सबक निकालते हैं वो ये है कि कभी-कभी तुरंत एक्शन लेना सही नहीं होता। सही समय का इंतजार करना और रणनीतिक धैर्य रखना आपको एक बड़ी और निर्णायक जीत दिला सकता है। ये उनके नजरिए में एक और परत जुड़ता है। अब वक्ता इतिहास में और भी पीछे जाते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, पुनर्जागरण या रेनेसा। अब ये सिर्फ आर्ट और आर्किटेक्चर की बात नहीं थी, ये यूरोप की सोच में, साइंस में, पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये है कि वक्ता इस यूरोपीय घटना का इस्तेमाल आज की स्थिति को समझाने के लिए क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर वक्ता का तर्क थोड़ा पेचीदा और कह सकते हैं विवादास्पद हो जाता है। उनकी थ्योरी ये है कि पुनर्जागरण के टाइम पर यूरोप ने अपनी पुरानी पिछड़ी सोच को, जिसे वो कचरा कह रहे हैं, उसे फेंक दिया। और उनका दावा है कि यही कचरा फिर दूसरी संस्कृतियों को दे दिया गया, और वक्ता के हिसाब से यही पुरानी सोच आज की भीड़ वाली हिंसा की जड़ में है। तो इन सभी अलग अलग बातों को, इन सभी तर्कों को एक साथ कैसे देखें। चलिए वक्ता की पूरी दलील को एक बार संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो असल में उनका पूरा तर्क 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है? वो ये कि भीड़ खतरनाक होती है। स्टेप 2, सॉल्यूशन क्या है? एक मजबूत, जोरदार जवाब देना जरूरी है। और स्टेप 3, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इतिहास हमें ऐसे एक्शन लेने के लिए उदाहरण भी देता है और सही भी ठहराता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, जब कोई इंसान एक भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसके बाद जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस अकेले इंसान की, या फिर उस भीड़ की जिसकी अपनी एक अलग ही सोच बन जाती है?
यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है और हमें व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के इस मुश्किल मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करता है।